जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पहले हमने बच्चों सेल्स का प्रोसीजर सीखा था और देखा था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जैसे सेल्स की कोटेशन हम रिसीव करते थे, सेल ऑर्डर बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ बायर परचेज ऑर्डर। फिर हम क्या करते थे, हमारे पास चीज़ें हम भेजते थे, गुड्स डिस्पैच नोट बनाते थे, डिलीवरी नोट होता था जब चीज़ें के साथ कंपनी करके जाता था। गुड्स डिस्पैच नोट हम कस्टमर को भिजवाते हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए। डिलीवरी नोट ट्रक के साथ जाता है। सेल इनवाइस बनाते हैं कस्टमर को इन्फॉर्म करने के पैसे दे दो। स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट बताती है कि आपसे कितने पैसे लेने वाले हैं और एंड पर क्रेडिट नोट इशू करते हैं अगर सेल्स रिटर्न हो तो। और जो जर्नल एंट्री होती है, डबल एंट्री, सिर्फ और सिर्फ या इनवाइस के वक्त होती है या किसके ऊपर होती है, क्रेडिट नोट के ऊपर होती है। तो दो जगहों पर सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री इन्वॉल्व है, बाकी सब जगहों पर जर्नल एंट्री इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इन चीज़ों को कहें कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के अंदर मैं इन 4-5 चीज़ों को ले आऊँ कि इनमें से कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन उस तरीके से नहीं है क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व सिर्फ इसमें है या इसमें है जिसमें जर्नल एंट्री परफॉर्म होती है। अब बढ़ते हैं हम परचेजेस के ऊपर। कुछ बातें डेफिनेटली पहले से हो चुकी हुई हैं कि डिमांड सबसे पहले रिक्विजिशन रेज की जाएगी उस स्टोर में से जिस स्टोर में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद हम कोटेशन 3-4 सप्लायर से मांगेंगे, उसमें से सिलेक्शन करेंगे कि किस सप्लायर को ऑर्डर करना है। फिर हम परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे, उसको ऑर्डर दे देंगे। यहाँ तक तो बातें रिलेट हो गई पिछले लेक्चर से। उसके बाद चीज़ें जब हमें आएंगी, सेलर गुड डिस्पैच नोट देता है, साथ डिलीवरी नोट उठाकर रखता है किसके ऊपर, ट्रक के साथ। अब उसका हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो गुड्स डिस्पैच नोट मिल गया कि हाँ जी गुड्स डिस्पैच हो गई हैं। हमें जब मिलेगा तब हम गुड्स रिसीट नोट बनाएंगे। अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स हैज बीन चेक्ड अगेंस्ट द डिलीवरी नोट एंड व्हाट हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड। Goods received note is sent to the accounts office, account staff who will check that what has been received, हमें क्या रिसीव हुआ और सप्लायर बिल क्या कर रहा है, हमने ऑर्डर क्या किया था, इनवाइस क्या आई। तो 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे होते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कि जो सी चीज़ें आई हैं वो कौन सी आई हैं, हमें रिसीव क्या हुई थी, हमने ऑर्डर क्या किया था और हमें उसके अगेंस्ट अब इनवाइस क्या आई है। हम ये तीनों-चारों डॉक्यूमेंट्स को आपस में क्रॉस वेरीफाई करते हैं बिफोर दी पेमेंट। उसके बाद जब चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं कि हमने यही चीज़ें लिखी हैं, सेलर की सेल इनवाइस आ जाती है, तो फिर हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं परचेज इनवाइस। अ रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर्ड, सेल इनवाइस के अगेंस्ट हम अपने पास बुकिंग करते हैं परचेज इनवाइस की। और इस लेवल पर, परचेज इनवाइस के लेवल पर, असल में हम एंट्री पास कर रहे होते हैं परचेजेज या फिर इन्वेंटरी डेबिट। इन्वेंटरी डेबिट करेंगे परपेचुअल सिस्टम पर, परचेजेस करेंगे पीरियोडिक सिस्टम पर, और पेएबल क्रेडिट। ये 5 नंबर परचेज इनवाइस के वक्त जर्नल एंट्री होती है। स्टेटमेंट वंस अगेन क्या है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर भेजता है कि जनाब आपकी मेहरबानी पैसे दे दें, इतने पैसे पेंडिंग है किसी एक टाइम पर। क्रेडिट नॉट रिसीव्ड, डेबिट नोट नहीं लिखा हुआ,
issued by the supplier when we return goods or get credit because of damaged goods. डैमेज गुड्स थी, गलत भेजी, हमने चीजें वापस भेजी तो हमें क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, उस रिसीविंग की बेसिस के ऊपर जर्नल एंट्री होती है क्रेडिट नोट रिसीव्ड। ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। परचेज रिटर्न क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट। हम इस वक्त डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन बेस क्या है? क्रेडिट नोट रिसीविंग। ये हो गई हमारी परचेज से रिलेटेड कहानी। डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ये तो कहानी हो चुकी। कॉन्ट्रा एंट्री, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट या पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ऑलवेज कॉन्ट्रा एंट्री इज बीइंग मेड विद दी स्मॉलर अमाउंट, शॉर्टर अमाउंट से आपकी होती है, ये चीज हम पहले से पढ़ चुके हुए हैं। अब आती है हमारी एक अदद और चीज जिसको बोलते हैं वाउचर्स। ये वाउचर्स क्या होते हैं? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो रूटीन में बनाया जाता है बड़ी कंपनीज के अंदर, और इसके तहत सारा मामलात होते हैं। एक है खाली जर्नल एंट्री पास करना, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लिखना। दूसरा तरीकाकार बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाना। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का एक और अल्टरनेटिव है वाउचर्स, एज एन अल्टरनेटिव टू डे बुक्स। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, इट्स एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। इंटरनल डॉक्यूमेंट से मुराद है कि जी इसको बाहर का कोई ये चीज नहीं है। एज अ प्रूफ दैट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड बिटवीन द टू पार्टीज एंड इट इज ऑफन सपोर्टेड बाय बिल, इनवॉइस, कॉपी ऑफ चेक, गुड रसीट नोट, डिलीवरी नोट ऑफ द सप्लाई। तो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इन बिजनेस अ वाउचर कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, समटाइम्स फॉर पेमेंट ऑफ कैश, इसको बोल देते हैं कैश पेमेंट वाउचर। समटाइम्स फॉर पेमेंट थ्रू बैंक, तो उसको बोल देते हैं बैंक पेमेंट वाउचर। इन दोनों को खाली बोला जा सकता है पेमेंट वाउचर्स। एक्टिंग एज अ रिसीट वाउचर, कैश में आया तो कैश रिसीट वाउचर, बैंक में आया है पैसे तो बैंक रिसीट वाउचर। और इंडिकेटिंग दैट एन इनवॉइस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पेमेंट। तो एक पेमेंट कैश बुक के लिए पेमेंट वाउचर्स और रिसीट वाउचर, बैंक का है तो बैंक रिसीट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर, कैश का तो कैश रिसीट वाउचर और कैश पेमेंट वाउचर। लें जी, कैश बुक की कहानी तो सादी सी हो गई। अब इसके अंदर होता क्या है, प्रैक्टिकली ये चीज बनती है, इंडस्ट्री में ये चीज प्रिवेल करती है, कंपनीज में ये चीज प्रिवेल करती है। होलसेलर और मैनुअल काम करने वाले किसी हद तक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पर होंगे, जो कंप्यूटराइज्ड काम कर रहे हैं वो वाउचर्स के ऊपर चलते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको बता दिया। अब बातें करते हैं थ्योरेटिकली जो सी चीजें हैं। इन प्रैक्टिस स्पेशली इन कंप्यूटराइज्ड, लो जी मैंने तो पढ़े बगैर बोल दिया था, वाउचर सिस्टम रिप्लेसेस और सपोर्ट्स दी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये टोटली रिप्लेस भी कर देती हैं या फिर इन सपोर्ट वर्क करती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के। अब मैंने तो सीधा सीधा सा कह दिया था कि चलता वो है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, गौर से थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं रेलेवेंट वाउचर्स में एज एन इनपुट टू अकाउंटिंग सिस्टम। हम कंप्यूटर के ऊपर ही वाउचर बनाते हैं, वो सिस्टम के अंदर ही सॉफ्टवेयर में फीड होता है और कहानी खत्म, एंट्री खुद ब खुद पास हो जाती है। सॉफ्टवेयर में बैक एंड पर किया होता है और इससे लेजर भी बन जाते हैं, उससे ट्रायल बैलेंस बन जाता है, उससे बाकी के और डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, इवन आपके फाइनल काउंट भी बन जाते हैं। A practical system might operate as follows to replace the books of prime entries। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, सारे का सारा
with respect to your हेलो 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 इसको अंदर ही डाल दें। आ रही है ना आवाज़? ठीक है, चलें कर दें ऑन। हो गया ऑन? अच्छा जी, तो प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को हम रिप्लेस कर देंगे वाउचर से। तो अब कैसे होगा? हमारे पास सेल डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जर्नल भी है या नहीं है? वो अगले पेज पे है, इकट्ठा कर लेते हैं एक ही जगह पर। लें जी, सेल डे बुक, रिकॉर्ड सेल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। ये सेल्स डे बुक की नेचर है। अब इसके अगेंस्ट अगर हमें सेल्स वाउचर सिस्टम पे जाना पड़ेगा तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? सेल्स वाउचर, या सिंपली आ सेल इनवॉइस भी वर्क करेगी। कंप्यूटर में ही क्या बनती है? सेल्स इनवॉइस बनती है, उसी के ऊपर कस्टमर का नाम भी आ जाता है, उसी के ऊपर ही जो लेजर का नाम है वो भी आ जाता है, लेजर का एक कोड होता है वो भी आ जाता है। ठीक, प्रैक्टिकली कोडिंग सिस्टम होता है, उसके तहत हमारी एंट्रीज पास हो रही होती हैं। हम वही इनवॉइस के ऊपर टाइप करते हैं कि ये कस्टमर है और कस्टमर आ जाता है। फिर उसी के ऊपर ही कंप्यूटराइज्ड ही सारी बातें हो जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ इसको बेची, उसकी क्या क्या रेट था, वो भी वैल्यू आ जाती है, टोटल भी लग जाता है। उससे ऑटोमेटिकली सेल्स इनवॉइस से एंट्री पास हो जाती है, डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट, उधार की हो तो। ठीक है जी, तो ये उधार वाला ही काम है। कैश वाला काम हो तो कैश ले लेते हैं और फिर भी उसको भी सेल्स इनवॉइस जनरेट कर देते हैं। अब वो कैश सेल्स इनवॉइस हो जाती है। सेल्स रिटर्न इसी तरह से सेल्स रिटर्न वाउचर बनेगा, या क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे, सिस्टम में ही बनाएंगे क्रेडिट नोट, तो खुद ब खुद उससे एंट्री भी बन जाएगी और उससे वाउचर भी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। परचेज डे बुक, परचेज वाउचर बनेगा, या परचेज की इनवॉइस, सेलर की इनवॉइस देखकर, डिलीवरी नोट सेलर का देखकर, गुड्स रसीद नोट जो हमें चीज़ें रिसीव हुई उनको देख के, इन सब चीज़ों को मैच करने के बाद हम अपने वाउचर के अंदर अपने सिस्टम में एंट्री पास करेंगे, फलाने सप्लायर से चीज़ें आई, कौन कौन सी चीज़ें आई वो टाइप हो गई और उनकी वैल्यू टाइप हो गई, और उसको बोल देते हैं हम परचेज इनवॉइस, परचेज वाउचर भी बोल सकते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक, अब चीज़ें वापस भिजवाई हैं तो इसका परचेज रिटर्न डे बुक, या हमने डेबिट करना होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट और डेटर डेबिट। ओहो, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न वाउचर, क्रेडिट नोट रिसीव्ड होता है, क्रेडिटर को हमने डेबिट किया। कैश बुक, कैश के अगेंस्ट मैं पहले बता दिया, पेमेंट वाउचर्स होते हैं, रिसीट वाउचर्स होते हैं, इनकी मजीद डिटेल चली जाती है। कैश रिसीट वाउचर, बैंक रिसीट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपके लिए, पेमेंट और रिसीट वाउचर काफ़ी है। और जर्नल के अगेंस्ट जर्नल वाउचर, जेवी इसको बोल देते हैं शॉर्ट में, जर्नल वाउचर। ये वाली चीज़ आपको काम आ सकती है जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे तो सारी कहानी आपको वाउचर्स में खेलने को मिलेगी, और तब ये वाला सिस्टम आपको नज़र आएगा। अब थोड़ी थोड़ी सी शक्लें कि पेमेंट वाउचर होता कैसे है। ऐसे हेडिंग दे देते हैं, बिजनेस की एंटिटी का नाम आता है ABC लिमिटेड, सीरियल नंबर, किस को पे किया जा रहा है, किस वजह से पे किया जा रहा है, अमाउंट इन वर्ड्स क्या है, किस बंदे ने बनाया, किस बंदे ने प्रूफ किया, किस बंदे ने रिसीव किया, किस तारीख पर यह बना,
कैश के ज़रिए पेमेंट है, बैंक के ज़रिए पेमेंट है, चेक नंबर अगर है, बैंक चेक के ज़रिए पेमेंट है तो चेक नंबर आ जाएगा। अमाउंट क्या थी, नॉर्मली रुपीज़ में मैनुअली लिखा, वर्ड्स में लिखा। इसी तरह से रिसीट वाउचर है, तो रिसीट वाउचर भी इसी तरह से बनेगा, वही वाली चीज़ें होंगी। रिसीव किससे रिसीव किया, किस वजह से, किस मकसद के तहत रिसीव किया, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीज़। चेक के ज़रिए रिसीव किया तो चेक नंबर, कैश के ज़रिए रिसीव किया तो कहानी ख़त्म, किसने बनाया, किसने चेक किया, किसने वेरीफाई किया। जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर बिल्कुल आपका जर्नल एंट्री होती है, डेबिट कौन सा काउंट हो रहा है, क्रेडिट कौन सा काउंट हो रहा है। जर्नल वाउचर जर्नल एंट्री का होता है, इसके अंदर एक या दो ट्रांजैक्शन जस्ट लिखी जाती हैं और प्रिपेयर चेक बाय अथॉराइज्ड बाय कहानी ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ की एक एक एंट्री पास की जाती है, इसकी एक बाकायदा नंबरिंग होती है। लें जी, अब हम देख लेते हैं कि हमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है। चैप्टर नंबर 2 आई कैप की बुक का, और मेरी बुक में तो चलता ही रहेगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज और उनकी पोस्टिंग चैप्टर नंबर 3 आई कैप की बुक में है, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज चैप्टर नंबर 2 आई कैप की बुक में है। मेरे पास चैप्टर नंबर 8 और 9 बन रहे हैं। ले जी, 6 बुक्स हैं, ये डिस्कस कर दिया। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुका। उससे रिलेटेड आपके पास सारे MCQs प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं हर थ्योरी के बाद। ओहो, अकाउंटिंग फॉर सेल मैंने पूरा प्रोसीजर डिस्कस कर दिया, ये बता दिया कहाँ कहाँ पर आपकी क्या है जर्नल एंट्रीज इन्वॉल्व होनी है, सिर्फ सेल इनवाइस के ऊपर और क्रेडिट नोट रिसीव के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एक एक लाइन पढ़ने वाली है आपके लिए, नीचे उसके MCQs अवेलेबल हैं करने के लिए। डिस्काउंट लाउड की कहानी मैंने सारी डिस्कस कर दी, उससे रिलेटेड MCQs चलें एक MCQ करते ही हैं। ऑन 20 जुलाई गुड्स विद लिस्ट प्राइस 80,000 वर सोल्ड। 20 जुलाई पर 80,000 की चीज़ें बेची। कस्टमर हैज़ ऑफर्ड 2% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% ऑफ लिस्ट प्राइस, फर्दर डिस्काउंट इफ पेज विद इन 15 डेज। 80,000 की लिस्ट प्राइस है, 2% ट्रेड डिस्काउंट है, फौरी तौर पर डिस्काउंट कर देंगे, 1600 रुपया कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 78,400, और उसके ऊपर 3% डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी है अगर 15 दिन में पे कर दें। इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल पे विद इन 15 डेज। हमने चीज बेची है, सोल्ड की है, तो इसका मतलब है ये 3% भी कम करके मैं बुकिंग करूंगा। तो रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन रिड्यूस्ड अमाउंट नेट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट इफ द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे। पहला उसने काम किया 80,000 इंटू 1 माइनस 0.02 78,400, और उसको मजीद डिस्काउंट कर देंगे 1 माइनस 0.03 करके, डिक्रीज टू वाली वैल्यू आफ्टर डिक्रीज 76,048 के ऊपर हम बुकिंग कर रहे होंगे। एट विच अमाउंट सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 20 जून, किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करनी चाहिए। एक ऑप्शन आ रही होगी 80,000, दूसरी ऑप्शन आ रही होगी 78,400, तीसरी ऑप्शन 3% भी मजीद लेस करके आ रही होगी 76,048, और ये एमी खाम हमें दे दी गई। तो ये चीज़ है, गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहां पर है फर्दर डिस्काउंट विद इन पेज, हम रीजनेबली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर 15 दिन में पे कर देगा। सेम क्वेश्चन, यहां पर सिर्फ नोट का वर्ड लिखना है और कोई चेंज नहीं है। एक्सपेक्टेशन चेंज, एंट्री फुल अमाउंट के ऊपर चली जाएगी। फुल अमाउंट कौन सी होगी? ट्रेड डिस्काउंट तो लेस करने के बाद होगी ना, तो 78,400 के ऊपर बुकिंग हो रही होगी। डिसऑनर चेक डिसऑनर की एंट्री हमें पता है। जब हम चेक रिसीव करते हैं बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट करते हैं, और जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाती है।
अकाउंटिंग फॉर परचेजेस फुल फ्लैज डिस्कशन हो चुकी हुई है, और एक परचेज इनवॉइस के वक्त और एक क्रेडिट नोट रसीव के वक्त एंट्री होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज ये सारा काम हो चुका हुआ है। उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू कॉन्ट्रा एंट्री ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं, एक लेस रिड्यूस वाली अमाउंट से होती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। अकाउंटिंग फॉर कैश, कैश बुक सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम ये हम पढ़ चुके हुए हैं। इम्प्रेस सिस्टम हम देख चुके हुए हैं। जर्नल ये हम देख चुके हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि जर्नल में थ्योरी क्या आती है। जर्नल फॉर शॉर्ट is a book of prime entry that is used to record transactions that are not recorded in any other books of original entry. The journal might be used to provide a record and explanation of year end adjustment. जितनी भी आप एंट्रीज पास करते हैं, जैसे प्रीपेड डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स की सारी की एंट्री, इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट, फिर आपकी इनकम रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो ये वाली सारी ईयर एंड एडजस्टमेंट हो जाती हैं। बैड एंड डाउटफुल डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, डेब्टर क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो ये सारी एंट्रीज हैं जो कि कहीं और फिट नहीं होती। कहाँ पर फिट होती हैं? यहाँ पर, और उनको ईयर एंड एडजस्टमेंट भी बोल देते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट आउट डेबिट, डेटर क्रेडिट, या फिर सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, सेटलमेंट डिस्काउंट, क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, तो ये सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, पेएबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। करेक्शन ऑफ एरर, कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करना, जैसे बैंक का कोई एंट्री पास नहीं की, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कैश बुक है लेकिन पहले से नहीं, ये तो कैश बुक की एंट्री बन जाती है। करेक्शन एरर दूसरी, बैंक से रिलेटेड नहीं हो। एनी अदर एडजस्टमेंट, कोई और एडजस्टमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन प्रैक्टिस नॉट ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल और जर्नलाइज, बट ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू राइट अ जर्नल फॉर एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए लिखा जा सकता है। वाउचर एज एन अल्टरनेटिव, ये इसकी मुकम्मल डिस्कशन हो चुकी, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास हाजिर खिदमत हैं। इम्प्रेस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज करने का तरीकाकार, जो सी पेमेंट की होगी, जितना इसमें फ्लोट को इंक्रीज करना है। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने इम्प्रेस रखा 10,000, ठीक, अब खर्चा हो रहा है 800 का खर्चा हो गया, ये लेस कर दिया, अब मेरे पास पड़े हुए 9,200 रुपये। अब सोचा गया कि यार ये जो 10,000 रखा है ना, ये सही नहीं है, ये 15,000 होना चाहिए। तो जो सी मैंने पेमेंट की है 800 और 5,000 मजीद बढ़ाना है, तब 15,000 होगा। तो जो सी पेमेंट की है वो भी मिलने हैं और 5,000 भी मिलने हैं, तो यूं आपकी रिक्वायर्ड इंक्रीज हो जाएगी इकट्ठी, अगर करनी हो तो। इंक्रीज इन फ्लोट का मतलब जो ओरिजिनल रखा था इम्प्रेस्ड, उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, जो स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 ये भी सारा का सारा हो चुका हुआ है, जस्ट इसको गो थ्रू करना है कि इसमें से थ्योरेटिकली डिस्कशन किसकी नहीं की मैंने। चैप्टर नंबर 9 मेरी बुक का, चैप्टर नंबर 3 इसका थ्योरी और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पर डिस्कशन हुई है मेरे चैप्टर में। और जो मैंने चैप्टर 1 बनाया हुआ है, चैप्टर 1 के अंदर इस चैप्टर 3 से मैंने चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, जो सादी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अलावा, जैसे ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना है, लेजर्स बनाने हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें वहाँ पर हैं। लेजर्स, लेजर किसको बोलते हैं जी? द सॉर्टेड record from books of prime entry is posted to ledger accounts. Accounts are kept together in a ledger. A ledger is a collection of related accounts.
A ledger is a collection of related accounts. The two most common format for ledger accounts are T account and running balance account. एक T account की फॉर्म में हम बनाते हैं और एक जैसे बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रही होती है उसको बोलते हैं रनिंग बैलेंस अकाउंट या रनिंग बैलेंस का तरीकाकार। टी अकाउंट ये है। टी अकाउंट से हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस नहीं पता चलता। तो बैलेंसिंग या टी अकाउंट कैसे होता है, सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, इट विल नेसेसिटी टू फाइंड द बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑन द लेजर अकाउंट। हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल लगाते हैं, फिर लार्जर साइड फाइंड करते हैं, लार्जर टोटल टोटल के बॉक्स में लिखते हैं जो नीचे होता है ये वाला, फिर एक बैलेंसिंग फिगर बनाते हैं ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाएं, ये वाली बैलेंस सीरीज जिसको हम बोलते हैं, which does not currently add up to the amount in the total box. Insert a balancing figure to the side of the T account which does not currently add up to the amount in total box. तो जो शॉर्ट है उधर लिख देते हैं, call this balance figure balance carried forward or balance carried down. Carry the balance down diagonally and call it balance brought forward. इधर CD डेबिट आया तो आपने ओपनिंग ऐसे उठाना है, डायगोनल वो ऐसे बोल रहा है, तो आप इसको याद रख लें डायगोनल के वर्ड को, और इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बातें सारी हमने पढ़ी हुई हैं। रनिंग बैलेंस अकाउंट 3 कॉलम रनिंग बैलेंस होता है। इससे क्या होता है, हर एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस आता है, हमें पता चलता है कि ये क्या है, डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है। टाइप्स ऑफ लेजर्स, 3 किस्म के लेजर्स, एक रिसीवेबल लेजर, एक पेएबल लेजर और एक जनरल या मेन लेजर। मेन लेजर को नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, पेएबल लेजर को सप्लाई लेजर या परचेज लेजर भी बोलते हैं। और रिसीवेबल लेजर को सेल्स लेजर या कस्टमर लेजर भी बोलते हैं। लें जी, पोस्टिंग रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सेल डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक किस किस तरीके से पोस्टिंग होनी है। उससे रिलेटेड MCQs ढेर सारे आपके, और लाइन लग गई आज तो। चार्ट ऑफ अकाउंट, ओ यस, ये अभी डिस्कस नहीं हुआ। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट बच्चों होता है कि जो उनसे लेजर के हेड्स होते हैं वो पहले डिफाइन करने पड़ते हैं, पूरा सिस्टम होता है। हम क्या करते हैं, हम इस तरह का सिस्टम बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये नॉन करंट एसेट है ना, इनको एक कोड देना है, लेजर का कोड, टी अकाउंट का कोड। मेन हेडिंग बना लेते हैं कि नॉन करंट एसेट 100 से लेके 199 तक होगा, लैंड 110 से लेके 119 के दरमियान में होगी। अब लैंड के बहुत ढेर सारे अकाउंट बन सकते हैं, लैंड लाहौर में, लैंड कराची में, लैंड चीजू की मलिया में, लैंड मिल के ऊपर, फैक्ट्री की लैंड। तो इस तरीके से मुख्तलिफ टी अकाउंट बनाए जा सकते हैं। जैसे डेटर्स के मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरह से हिसाब रखने के लिए कौन सी जगह की लैंड है वो अलग-अलग से अकाउंट बनाए जा सकते हैं। ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स कौन कौन सी जगह पर मौजूद हैं, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ अकाउंट्स बन सकते हैं। वेयर हाउस है, फैक्ट्रीज हैं, मोटर व्हीकल्स हैं। करंट एसेट्स को हमने एक कोडिंग दे दिया कि 200 से 299 तक होंगी। इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए आपने 300 से लेकर 399, लॉन्ग टर्म लोन और बला 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 किस्म की नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म लोन है, आपका क्या नाम है, इन एडवांसेस हैं, इक्विटी से रिलेटेड। तो ये हमने मुख्तलिफ कोडिंग के अंदर क्या करने होते हैं, सब लेजर्स या टी अकाउंट बनाने होते हैं। तो ये पहले एक डिज़ाइन किया जाता है, इसके अंदर सारे का सारे नए नए वो टी अकाउंट खोले जाते हैं
और फिर उनके अंदर जाके जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। तो ये है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट, स्पेसिमेन। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है क्रिएटेड बाय बिजनेस टू बी यूज्ड to organize its financial transaction into identified categories of asset, liability, income and expenses and equity as well also. Unique coding और arrangements होती हैं इसमें। हर general ledger account is identified by a unique code and heading। ठीक है जी। This allows the business to generate instructions and policies to followed by those members of staff responsible for recording information। The list is typically arranged in the order of customary appearances। आपकी मर्जी है, आप इक्विटी पहले रख लें, फिर एसेट रख लें, फिर लाइबिलिटीज रख लें, फिर इनकम रख लें, फिर एक्सपेंसेस रख लें। इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल्स को अलहदा से बनाएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलहदा से बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अलहदा से करें, सेलिंग एक्सपेंसेस को अलहदा से करें, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को अलहदा से करें। हर एक के लिए एक मेन कोडिंग कर लें। इट्स अप टू यू। ये डिज़ाइन करना होता है, खुद डिज़ाइन करना होता है। हर बिजनेस ने अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन एंड फ्यूचर चेंजेस। अ कंपनी माइट हैव कंप्लीट फ्रीडम in designing its chart of account within the boundaries set by the rules of accounting. In some countries, the government might issue a generic chart of account from which a business selects those codes that are appropriate to its needs. Reason क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट का इशू करना, उन कंट्रीज में कंट्रोल बहुत टाइट होगा, एक ही तरह का सॉफ्टवेयर्स होंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को अलाइन कर लिया जाएगा टैक्सिंग सिस्टम के साथ। टैक्सिंग सिस्टम खुद ब खुद डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वहां से खुद ब खुद सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी पता चल जाएंगी और उनसे रिलेटेड टैक्सेस की कहानी भी उसको पता चल जाएगी। अच्छा जी। अब in order to keep a vigilant control over accounting framework of the organization, no accounting personnel is allowed to make amendment। मैंने आपको बताया था कोई अकाउंटिंग में गलती भी हो जाएगी तो उसको ठीक करना है एक और एंट्री के जरिए, छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते आप, अदरवाइज तो फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज तो एक दफ़ा एक एंट्री डाल ली, एक वाउचर बनाया, उसको साइन करवा लिया, ऑथराइज करवा लिया, अगर हर बंदे के पास चेंज करने की अथॉरिटी होगी वो उसको जो मर्जी मोल्ड करता रहे। इंक्लूडिंग ओपनिंग अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट। नया हेड चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ऐड भी करना हो तो एक सुपरवाइजर, एक सीनियर बंदा ऐड करता है ताकि मस्तियां ज़्यादा ना हो रही हों। Unless specific written approval thereof is duly sanctioned by the head of finance फंक्शन। तो ये हमारा हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट, और चार्ट ऑफ अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपने पढ़ने हैं। इसमें से भी एमसीक्यू आ सकता है। जी, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या करता है, क्यों बनता है? इंश्योर करता है कि तमाम ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मुताबिक रिकॉर्ड हो रही हो। कैटर करता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग अप विद द टाइमली, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तरीके से आप क्या कर रहे हो, टाइमली एक्यूरेसी के साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, सारा काम कर रहे हो। चार्ट ऑफ अकाउंट एक्ट एज अ गाइडिंग एंड रेफरिंग टू दी फाइनेंस पर्सोनल। जब वो अकाउंटिंग की एंट्रीज कर रहा होगा तो उसको पता होगा कौन से हेड्स किधर 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 लिखे हुए हैं, फ्रॉम दिस हेड्स, फ्रॉम दीज हेड्स। तो उसके बाद आपके लिए एमसीक्यूज कुछ। ट्रायल बैलेंस का हमें पता है, सोर्स डाटा ट्रायल बैलेंस के लिए क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंसेस क्या हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर्पस ट्रायल बैलेंस के क्या हैं? पर्पस ट्रायल बैलेंस के ये हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप सॉकी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं।
ये एरर फाइंड करने के काम आता है। अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड किसी वजह से डिफर क्रिएट कर जाती है तो एक अकाउंट बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट, फिर शुरू हो जाते हैं कि गलती कहाँ पर आई है। अगर दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब है गलती के चांस बहुत कम हैं। somehow still there, वो गलतियां क्या हो सकती हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, स्टिल देयर आर मिस्टेक्स, एरर कुछ हो सकते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, एरर ऑफ फॉर्मेशन, आपने लिखा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल क्या होगा, मैच होगा। एक मिनट बंद करना यार।